दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूं। आज टाइम मशीन के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1992 में, यानी वो साल जब हम आपको दिखाएंगे कैसे हुई सुपर 30 की शुरुआत। 1992 ही वो साल था जब सुनील गावस्कर ने दंगों में बचाई थी अपने परिवार की जान। इसी साल महा घोटाले को लेकर चर्चा में आए थे हर्षद मेहता। यही वो वर्ष है जब सत्यजीत रे को अपनी फिल्म के लिए मिला ऑस्कर। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम मशीन का सफर और आपको दिखाते हैं साल 1992 की दिलचस्प कहानियां। छह दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में बेहद अहम है। इस दिन ही अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। ये घटना इतनी अहम साबित हुई कि इसने देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है। 5 दिसंबर 1992 की सुबह से ही अयोध्या में विवादित ढांचे के पास कार सेवक पहुंचने शुरू हो गए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के सामने सिर्फ भजन कीर्तन करने की इजाजत दी थी। विवादित ढांचे के पूर्व में लगभग 200 मीटर दूर राम कथा कुंज में एक बड़ा स्टेज लगाया गया था। 6 दिसंबर 1992 के दिन सुबह 9 बजे पूजा पाठ हो रही थी, भजन कीर्तन चल रहा था। विवादित ढांचे के ठीक सामने वाले मंच पर LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, कलराज मिश्र, अशोक सिंघल, रामचंद्र परमहंस मौजूद थे। DM, SP सब वहीं थे। करीब 12 बजे फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने विवादित ढांचे और राम जन्मभूमि परिसर का दौरा भी किया, लेकिन वो आने वाले तूफान को भांपने में नाकाम रहे और कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक कार सेवकों का एक बड़ा हुजूम नारों की गूंज के बीच विवादित स्थल पर घुसा। इसके बाद उपद्रव शुरू हो गया। भीड़ विवादित ढांचे पर चढ़ गई। कुदाल फावड़े के साथ आगे बढ़ रही भीड़ को रोकने की काफी कोशिश की गई। इस दौरान संघ के लोगों के साथ उनकी छीना झपटी भी हुई, लेकिन भीड़ कहां रुकने वाली थी। जिसके हाथ में जो मिला लेकर चलता बना और गुंबद को ढा दिया गया। उन्नीस में तिरंगा यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की वो यात्रा थी, जिसका समापन श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराकर होना था। उस समय ये यात्रा बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में होनी थी। मुरली मनोहर जोशी के साथ उस वक्त नरेंद्र मोदी भी थे। अनुच्छेद 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी लाल चौक पहुंचे, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। मैंने हैदराबाद से ही आतंकवादियों को ललकारा था कि मैं 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर सुबह 11 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं जाऊंगा। हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर आऊंगा और फैसला 26 जनवरी को लाल चौक पर होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। इसके बाद मैं अपने समयानुसार लाल चौक पर पहुंचा और झंडा फहराकर वापस लौट आया और आज आपके सामने खड़ा हूं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने का सबसे बड़ा असर फौज के मनोबल पर पड़ा था। उनका मनोबल काफी बढ़ गया था, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के दमखम और जज्बे को तब सब सलाम करने लगे जब वाजपेयी खुद एक हाईजैकर के सामने सीना ताने खड़े हो गए। जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद जोरों पर था, लखनऊ में राष्ट्रपति शासन लागू था। इसी बीच अटल जी लखनऊ में थे और मीराबाई रोड के गेस्ट हाउस में रात का खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्हें वापस दिल्ली निकलना था। इसी बीच अटल जी को पता चला अमौसी एयरपोर्ट पर एक युवक ने एक विमान हाईजैक कर लिया है और उसके हाथ में कोई बम जैसी चीज है। प्लेन हाईजैकर ने विमान को उड़ाने की धमकी दी है। वो चाहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएं, तो वो सभी यात्रियों को छोड़ देगा। अटल जी विमान में पहुंचे तो उनके साथ मौजूद बीजेपी नेता लालजी टंडन ने हाईजैकर से कहा, अटल जी आए हैं, इनके पैर तो छुओ। युवक जैसे ही अटल जी के पैर छूने को झुका, तुरंत वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया।
इस दौरान उस युवक ने अपने हाथ में लिए एक सुतली के गुच्छे को फेंकते हुए कहा कि उसके पास कोई बम नहीं है। वो तो सिर्फ इन्हें यह बताना चाहता था कि देश में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर कितना आक्रोश है और इसीलिए वो उनसे मिलने आया था और उसने ये सब किया। आखिरकार सभी यात्रियों को सकुशल छोड़ा गया। उन्नीस में पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी में पहला वनडे विश्व कप जीता था, जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर देवानंद ने उन्हें बॉलीवुड में काम करने का ऑफर दिया था। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। और इस किस्से का जिक्र खुद इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। इमरान ने बताया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि भारत के एक बड़े एक्टर ने मुझे फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया था। वह इसके लिए मेरे पास इंग्लैंड भी आए थे। उनका नाम देवानंद था। लेकिन मेरे लिए यह हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि चूंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं कैसे एक्टर बन सकता हूँ। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। इस्माइल मर्चेंट ने भी मुझे फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैं फिर हैरान हो गया था कि मैं एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ। मैं स्कूल के प्ले में भी एक्टिंग नहीं कर सकता, तो फिल्मों की तो बात ही अलग है। इमरान खान ने भले ही बॉलीवुड में काम ना किया हो, लेकिन बॉलीवुड की हसीना जीनत अमान भी इमरान पर फिदा थी। कहा तो ये भी जाता है कि इमरान और जीनत एक वक्त पर एक दूसरे को डेट भी करते थे। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स होते हैं। यह समय उनके लिए किसी पीड़ा से कम नहीं होता है। इस जरूरत को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद 1947 में जापान ने नए श्रम कानून में पीरियड्स लीव को शामिल किया। तो वहीं भारत में इसकी शुरुआत 1992 से बिहार में हुई। भारत में बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां साल 2 जनवरी 1992 से महिला कर्मचारियों को 2 दिन की पीरियड्स के लिए छुट्टी दी जा रही है। इसके लिए वहां की महिलाओं ने 32 दिन तक हड़ताल की थी, जिसके बाद उन्हें यह हक मिला। इसकी शुरुआत लालू प्रसाद सरकार ने की थी। उन्नीस वो साल था जब देश का पहला निजी सैटेलाइट टीवी चैनल लॉन्च हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 2 अक्टूबर 1992 के दिन जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की स्थापना कर दूरदर्शन के एकाधिकार को तोड़ने का काम किया। जी टीवी पर शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन के अलावा बच्चों, परिवारों और युवाओं को प्रेरित करने वाले भी कई कार्यक्रम बनाए गए, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के फाउंडर हैं, जिनका जन्म हरियाणा के आदमपुर में डॉक्टर चंद्रा अग्रवाल बनिया परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण सुभाष चंद्रा के परिवार पर 3.5 लाख का कर्जा भी था। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुभाष चंद्रा अपने पारिवारिक व्यापार व्यवसाय में शामिल हो गए। उसके बाद एफसीआई की नौकरी में रहते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने खुले में रखे खाद्यान्नों को स्टोर करने और उन्हें विशेष प्लास्टिक शीट से ढकने का अपना विचार एफसीआई से साझा किया, जिसके बाद एफसीआई ने उन शीट्स को बनाने के लिए स्विस मशीनें भारत बुलाई। हालांकि बिना किसी विशेषज्ञता के 90% से अधिक शीट बेकार चली गई। इसीलिए उन्होंने इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने और निर्माण प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजने का फैसला किया। एसएल वर्ल्ड और जी टीवी के बाद डॉक्टर चंद्रा ने भारत में भारत का पहला सैटेलाइट टेलीविजन प्रदाता डिश टीवी भी लॉन्च किया। आज दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में जी टीवी देखा जाता है, जिसका श्रेय डॉक्टर सुभाष चंद्रा को जाता है। उन्नीस के दशक में देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिलाकर रख देने वाले शख्स का नाम था हर्षद मेहता। ये वो आदमी था जिसने साल 1992 में 1 या 2 करोड़ का नहीं बल्कि 4000 करोड़ का घोटाला किया था। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 1990 से 1992 का समय बड़े बदलाव का वक्त था।
लेकिन इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में भूचाल ला दिया था। 1990 में शेयर बाजार तेजी से बढ़ा, जिसके लिए ब्रोकर मेहता को जिम्मेदार माना गया और उन्हें बिग बुल का दर्जा दिया गया। मेहता बैंकिंग नियमों का फायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाते थे। मेहता 2 बैंकों के बीच बिचौलिया बनकर 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे। ये बात जब सामने आई तो शेयर मार्केट में तेज गिरावट आनी शुरू हो गई। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। इस घोटाले के जिम्मेदार हर्षद मेहता थे, जिन्होंने लगभग 4000 करोड़ का घोटाला किया था। फैक्ट्री मजदूर और सड़क किनारे अंडे बेचने वाले गरीब माता पिताओं के लिए देश के बड़े संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाना दिन में ख्वाब देखने जैसा है। लेकिन सुपर 30 कोचिंग चलाने वाले आनंद कुमार ने इन ख्वाबों को पूरा करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया, जिसकी शुरुआत 1992 से हुई। वर्ष 1992 में आनंद कुमार ने गणित विषय को अपने प्रोफेशन के रूप में चुना। इसके लिए उन्होंने 500 रुपए महीने का एक रूम किराए पर लिया और खुद का कोचिंग क्लास रामानुज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की। पहले इस क्लास के केवल 2 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए, परंतु अगले 2 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 36 हो गई और तीसरे वर्ष में लगभग 500 छात्रों ने इसमें दाखिला लिया। इसके बाद साल 2000 में एक गरीब छात्र उनके पास आया जो IIT और JEE की कोचिंग करना चाहता था, परंतु उसके पास ट्यूशन फीस के पैसे नहीं थे। आनंद कुमार ने इस बच्चे को पढ़ाना स्वीकार किया और उसका चयन IIT में हो गया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने सुपर 30 की शुरुआत की। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 30 मार्च 1992 की तारीख खास महत्व रखती है। 1992 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश के सिनेमाई इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले सत्यजीत रे को 1992 में ही भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे को ऑस्कर का ऑनररी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था। हालांकि उस वक्त वह काफी बीमार चल रहे थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। ऑस्कर देने वाली अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंस के पदाधिकारियों ने यह अवार्ड उनके घर में पहुंचाया था। इसके 1 महीने से भी कम समय के बाद 23 अप्रैल 1992 में दिल का दौरा पड़ने से सत्यजीत रे का निधन हो गया था। जब शुरू हुआ ताज महोत्सव। 1992 से शुरू हुआ ताज महोत्सव भारतीयों का ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफी भाता है। आगरा के सर्किट हाउस में पहले हर साल शरद उत्सव हुआ करता था। हर साल वहां ऐसा ही मेला लगाया जाता था, लेकिन ताज के लिए पहचाने जाने वाले आगरा को एक ऐसे महोत्सव की जरूरत थी जिसमें उन्हें भारतीय लोक कला, संस्कृति, संगीत और पकवानों का स्वाद मिल सके। कुछ इसी सोच के साथ एक प्रयास किया गया और ताज महोत्सव की शुरुआत की गई। शुरुआती दौर में महोत्सव गांव में लगने वाले मेलों की तरह ही दिखता था। दुकानें टेंट से सजाई जाती थीं। यहाँ तक कि मंच भी तख्त का बना हुआ होता था। 90 के दशक में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया गया, वैसे वैसे फिर शुरू हुआ मेले को रोचक और आकर्षक बनाने का दौर, जिसमें महोत्सव को नई और रोचक थीम दी गई। प्रस्तुतियों में नयापन लाया गया। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ नए नए करतब और हास्य व्यंग कलाकारों को भी स्थान दिया गया। तो टाइम मशीन में आज आपने सफर किया साल 1992 का। कल टाइम मशीन आपको लेकर चलेगी वर्ष 1993 में। आप देखेंगे 1993 के अनसुने और अनकहे किस्से। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए जी न्यूज। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति आतंकवाद की घोषणा कदम ब कदम